कौन सा बेस्ट स्टडी मटेरियल है किसको हम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें, पहले कौन से एरिया को प्रिपेयर करना शुरू करें, पहले मैथ से स्टार्ट करें, रीजनिंग से स्टार्ट करें या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आई होप कि इस साल कोई ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट ना देखने को मिले जो जीएस तो क्वालिफाई कर रहा है लेकिन सीसेट नहीं कर पा रहा है। 5 एरियाज़ की अगर मैं बात करूँगा तो सबसे टॉप पे आता है नंबर सिस्टम, उसके बाद है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आफ्टर दैट एवरेज मिक्सर एलिगेशन, फिर सिंपल इक्वेशन और एक टॉपिक है परसेंटेज। हेलो एस्पिरेंट्स, विजन आईएएस के कन्वर्सेशन वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 6 महीने का समय बचा हुआ है और सीसेट की तैयारी आपने या तो शुरू कर दी हो या उसे शुरू करने का प्लान कर रहे होंगे। तो उसमें मैथ्स को लेकर के आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर एक्सपर्ट और फैकल्टी दिनेश कौशिक सर। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ, मुझे इन्वाइट करने के लिए। थैंक यू सर। सर अगर हम बात करें सीसेट को लेकर के तो भी सीसेट में हालिया ट्रेंड क्या रहा है वो हमारे दर्शकों को बताइए। जब से सीसेट पेपर क्वालिफाइंग हुआ है तो आप देखेंगे पहले 2 साल पेपर काफ़ी इजी रहा था, जिसके चलते बच्चों ने, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीसेट की इम्पोर्टेंस को इग्नोर कर दिया था। लेकिन 2017-18 के बाद, और स्पेशली अगर मैं पिछले 3-4 साल की बात करूं, तो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो हर साल फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट इन द सेंस कि ये नहीं कि वो इजी आ रहा है, उसमें क्या हो रहा है, अलग अलग एरियाज़ के अंदर कभी मैथ्स डिफ़िकल्ट आ रहा है, किसी साल रीजनिंग के क्वेश्चंस कम कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इम्पोर्टेंस पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। पहले अगर हम देखेंगे तो 2017-18 तक जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, बड़े बड़े पैसेज आते थे और हर पैसेज के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चंस होते थे। लेकिन अभी छोटे छोटे पैसेजेस आ रहे हैं और हर पैसेज के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, हर पैसेज के ऊपर एक ही क्वेश्चन वाले ज़्यादा पैसेज मिल रहे हैं। मतलब लेंदी हो रहा है पेपर सर अब। हाँ, पेपर थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेंदी अब बच्चे का सोचने का पर्सपेक्टिव है। अगर पहले पैसेज हमारा लेंदी था लेकिन उस पर क्वेश्चन भी तो 3-4 थे, लेकिन अगर बच्चे को पैसेज समझ में नहीं आया और वो बच्चा उस पैसेज को स्किप करना चाह रहा है तो उसे 3-4 क्वेश्चन स्किप करने पड़ते थे। लेकिन अभी बच्चा इजीली जो उसको जिसमें वो कंफर्टेबल है वो पैसेजेस सेलेक्ट कर सकता है। हाँ सर, लेकिन सर अभी भी कुछ बच्चे हैं जो सीसेट को लेकर के इतना गंभीर नहीं होते हैं, मेनली जो साइंस बैकग्राउंड के या बीटेक करने वाले बच्चे होते हैं। तो इस पेपर की गंभीरता को बताने वाले कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं हमें? हाँ, मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं मेरे को जिनका जीएस में स्कोर 120 प्लस भी था, और बहुत से ये सुनने में आया है कि 1-2 आईपीएस भी थे, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, वो भी सीसेट की वजह से अपना जीएस पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, इवन एमबीबीएस के स्टूडेंट्स लगा लो आप, और कुछ बच्चे जिन्होंने मतलब एमबीए भी किया हुआ, वो बच्चे भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं सीसेट। जिन्होंने कैट का पेपर क्वालिफाई किया है, जिन्होंने कैट वगैरह जो दे चुके हैं वो बच्चे भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मोटा मोटी मेरे को यही समझ में आता है कि वो बच्चे इसके इम्पोर्टेंस को लेकर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है। उन्हें लगता है कि हम जीएस के ऊपर ही फोकस करें और सीसेट तो हम किसी भी टाइम पे निकाल ही लेंगे। जी। और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को खासकर ये थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है, इंजीनियरिंग में जो मैथ्स पढ़ते हैं वो एप्टीट्यूड से डिफरेंट होता है, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी सर, मतलब कि जो सीसेट है, सीसेट की अलग से तैयारी करना सभी के लिए ज़रूरी है। सभी के लिए ज़रूरी है। जी सर। सर जो बच्चे अगर अभी सीसेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर भी रहे हैं तो उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा होगा? हाँ, तो जो चुनौतियों का सामना स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है उनमें से कुछ चुनौतियाँ हैं कि सीसेट की प्रिपरेशन कब शुरू करें, कौन सा बेस्ट स्टडी मटेरियल है किसको हम रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करें, पहले कौन से एरिया को प्रिपेयर करना शुरू करें, पहले मैथ से स्टार्ट करें, रीजनिंग से स्टार्ट करें या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करें। कुछ बच्चों मैं लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, एंड में आके भी बच्चे ये पूछते हैं, सर क्या मैं सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के बेसिस पे अगर मैं जाऊं तो ये पेपर मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जिनका सामना बच्चों को करना पड़ रहा है। तो उनके लिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपका पूरा साल स्टेक पे लगा हुआ है और यूपीएससी अपना बहुत ही क्लियर सा मैसेज दे चुके हैं। यूपीएससी सीसेट को लेके बहुत सीरियस है और वो चाहती है कि बच्चे भी वो सीरियसनेस दिखाएं। तो इसीलिए वो आप कभी भी किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर बैंक अपॉन नहीं कर सकते। हो सकता है जो एरिया के ऊपर आप जा रहे हो उससे क्वेश्चन कम आए या उसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाए।
इजी हो या डिफ़िकल्टी लेवल हाई भी हो सकता है, तो उस केस में वो बैकफायर कर जाएगा। तो मेरा मानना है कि अभी 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, आपको पूरे सिलेबस के थ्रू एक बार जस्ट गो थ्रू ज़रूर होना चाहिए। पूरा ईमानदारी के साथ प्रिपरेशन करनी चाहिए। कम से कम मतलब आपको 100 आवर्स के करीब देने चाहिए सीसेट को। सर इसी में अगर हम बात करें तो जो आपने अभी थोड़ी रणनीति बताई है, थोड़ा सा इसे और विस्तार से बताएंगे कि जो अगर बच्चे बिगिनर्स हैं या फिर जो पहले भी सीसेट दे चुके हैं, वो किस तरीके से अपनी रणनीति बनानी चाहिए उनको? तो जो बच्चे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन वो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, या उन बच्चों की बात करें जिन्होंने अभी तक यूपीएससी एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, अपना पहला अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे हैं, जिनकी बोनी होनी है इस साल, तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि अभी 5 से 6 महीने 6 से 7 महीने बचे हुए इनफैक्ट, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड में जाके क्या होता है कि बच्चे को करंट अफेयर्स भी करना होता है, इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, तो लास्ट में जाके बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जी सर। और उस टाइम पे अगर हम कोई ऐसा एरिया चूज़ करते हैं, ऐसा कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं जिसमें हम पहले से उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अभी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, इट डज़न्ट मीन कि वो आपसे होगी नहीं। इसका मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो आप किसी फैकल्टी या आपने किसी गाइड के साथ और टाइम स्पेंड कर सकते हो। जी सर, अगर अब हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का क्या सिलेबस है, क्योंकि यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है वो भी पूर्णतः डिफाइन नहीं है, और मैथ्स को लेकर क्या रणनीति स्टूडेंट्स अपना सकते हैं? यूपीएससी ने सीसेट का सिलेबस अलग अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ है। जी सर। तो बेसिकली हमारे 4 एरियाज़ हैं। एक है बेसिक न्यूमरेसी, इसी के अंदर हम डेटा इंटरप्रिटेशन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गई, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट हो गया, और अभी पिछले लगभग 2019 में पहली बार एक एरिया इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। अब आप देखेंगे इस साल भी 9 से 10 क्वेश्चन आए हैं डेटा सफिशिएंसी से। हर साल क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? सबसे पहले PYQs का एनालिसिस करना चाहिए। हाँ सर। और यूपीएससी कहती है कि 10th लेवल का 10th स्टैंडर्ड का जो भी हमारा सिलेबस है उसको कवर करना है। तो अगर PYQs का आप एनालिसिस करेंगे तो उससे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे। जी सर। सर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है? मैथ्स में अगर मैं 2011 से अभी तक का एनालिसिस करूं तो 5 एरियाज़ की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे टॉप पे आता है नंबर सिस्टम, उसके बाद है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आफ्टर दैट एवरेज मिक्सर एलिगेशन, फिर सिंपल इक्वेशन, और एक टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज के साथ में ही प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी आता है। तो इस साल भी नंबर सिस्टम से 19 से 20 क्वेश्चन आए थे, और लगभग इन 11 साल में अगर 2011 से 2024 तक बात करूं तो नंबर सिस्टम से 102 के करीब क्वेश्चन आ चुके हैं। जी सर, मतलब नंबर सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सबसे है। इम्पोर्टेंट, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन। जी सर। जी सर, अभी हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तो बात कर ली है, लेकिन अभी क्योंकि लगभग 6 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो एक स्टूडेंट जो अभी सीसेट की तैयारी शुरू कर रहा है तो वो एक बैलेंस तैयारी कैसे कर सकता है, खासकर मैथ्स के बारे में, तो उसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आपने बैलेंस प्रिपरेशन के बारे में बात की, तो दो चीज़ें होती हैं जनरली यूपीएससी स्टूडेंट्स के बीच में मैंने देखा जो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ही वीक होता है, जो काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट है, और दूसरे बच्चे वो हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट हैं। अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे जो हैं उनको मैथ्स का इतना फोबिया है, सीसेट फोबिया बोलते हैं। फोबिया का मतलब भय, उन्हें भय लगता है। वो देखते हैं कि मैथ का क्वेश्चन है तो अटेम्प्ट ही नहीं करते, डायरेक्टली उसको स्किप कर देते हैं। और दूसरे स्टूडेंट वो हैं जो कि ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि जैसा मर्जी पेपर आए हम तो कर ही लेंगे, और वो बिना प्रिपरेशन के चले जाते हैं। तो दोनों सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही घातक साबित होती हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि अभी से डेली प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा, दिन का एक टाइम अलॉट कर लीजिएगा, कम से कम दिन में 1 घंटा देना शुरू कीजिएगा। पहले भी मैंने डिस्कस किया है, सीसेट आपसे 100 आवर्स मांगता है, लगभग 100 आवर्स के करीब। ये सभी के लिए सही नहीं है कि 100 आवर्स, डिपेंड करेगा कि जो बच्चे पहले से सीसेट इनफैक्ट क्वालिफाई भी कर पा रहे हैं, उन बच्चों को भी मेरा ये सजेशन होगा कि वो कम से कम टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर लगाना शुरू करें, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। हो सकता है कि भाई पिछले साल का आपका पेपर क्वालिफाई हो गया था, तो इसकी गारंटी नहीं है कि इस साल भी हो ही जाएगा। हो सकता है पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाए अब की बार डिफ़िकल्टी लेवल। तो हर बच्चे को पहले अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ और वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कीजिएगा,
स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के ऊपर कुछ और क्वेश्चन लगाइएगा, वीक एरियाज़ हैं तो उनको बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू कीजिएगा, वहाँ के बिल्कुल बेसिक से उठा के। ये नहीं करना है कि रैंडमली आपने कहीं से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया। अगर आपका कोई एरिया वीक है तो उसके बिल्कुल बेसिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा क्वेश्चंस उसके ऊपर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्ज़ाम में जाएंगे, तो आई होप कि आप इस साल सीसेट और जीएस दोनों डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाएंगे। और अगर आपकी सीसेट का सिलेबस और आई कैन से प्रिपरेशन जो आप टेस्ट वगैरह लगा रहे होंगे, अगर मार्च तक ख़त्म हो जाता है तो ये आपके मोरल को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और इसका फ़ायदा आपको आपकी जीएस प्रिपरेशन में भी देखने को मिलेगा। जी सर। सर पूरा सीसेट का और खासकर मैथ्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि इस साल कोई ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट ना देखने को मिले जो जीएस तो क्वालिफाई कर रहा है लेकिन सीसेट नहीं कर पा रहा है। तो आई होप कि ये जो स्ट्रेटजी डिस्कशन था आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। तो थैंक यू व्यूअर्स, जैसा सर ने बताया है कि सीसेट के लिए आपको मैथ्स के लिए किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करना चाहिए, नंबर सिस्टम को, परसेंटेज को, प्रॉफिट लॉस को आप अच्छे से तैयार कीजिए। और किसी भी तरह की अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।